तो धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से पूरा करेंगे शासकीय कार्य, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राज्य के कैंट पोर्ट क्षेत्र में विकास कार्य और स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए मांगा बजट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही करेंगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को दिया आश्वासन। यूपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम धामी को लिखा पत्र। देवभूमि की पवित्रता को अपवित्र करने वालों पर लें एक्शन, कहा उत्तराखंड में टाइम बम जैसे हैं अल्पसंख्यक। ज्यादा बरसात हुई तो फिर हो सकता है किसानों की फसलों को भारी नुकसान। किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि हो सकती है जलमग्न, फिर बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको हम बताते हैं। सुबह 11:30 बजे के लगभग सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय में पहुंचेंगे और कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य भी पूरे करेंगे। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें और साथ ही आज का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो हमने आपको बताया है। तो अहम जानकारी, आज शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैंप कार्यालय भी जाएंगे। और देहरादून से खबर है सीएम धामी का आज का क्या कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। आज शासकीय कार्यों को एक तरफ पूरा करेंगे तो वहीं 11:40 के लगभग सचिवालय भी पहुंच सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सचिवालय में अपने शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे धामी और 11:30 बजे के लगभग सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और दोपहर 3:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे धामी। तो दोपहर 3:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य पूरे किए जाएंगे। देहरादून से खबर है सीएम धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। आज शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे, सचिवालय भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 11:30 बजे के लगभग सीएम सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। तो ये फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। दोपहर 3:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अंकित, आज सीएम का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? कहा जा रहा है कि अपने शासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए आज सचिवालय भी जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल गरिमा, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जा चुका है और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त देहरादून में ही मौजूद हैं और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वो शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने के साथ ही उनका मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। इसके बाद करीबन 11:40 पर मुख्यमंत्री के सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। उनके सचिवालय में पहुंचने के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। संभवतः मुख्य सचिव के साथ भी उनकी कुछ एक बिंदुओं को लेकर के बैठक हो सकती है। इसके साथ ही कई लोगों से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है, तो संभवतः सचिवालय में भी उनसे मुलाकात के लिए कुछ लोग आ सकते हैं, उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद करीबन 3:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी फिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पहुंचेंगे। यहाँ पर भी शासकीय कार्य को निपटाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो इस वक्त अब थोड़ी देर में सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने जा रहे हैं और उनके आगमन को लेकर के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो शासकीय कार्य, जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, उसको आज पूरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सचिवालय में शासकीय कार्य भी पूरे किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री एक तरफ जहां अपने शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में जो आम जनमानस है उस तक भी, क्योंकि 24 का चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है कि इस कड़ी में भी लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। ये देखिए 2024 का इलेक्शन है और आप जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा इलेक्शन को गंभीरता से लेती है।
और उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के लिए भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और महाजन संपर्क अभियान की बात करें तो वहां पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने देहरादून में व्यापारी सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। इसके अलावा भी टिफिन कैबिनेट का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ था। तो इस तरीके से भाजपा लगातार जो 2024 का इलेक्शन है उसको फतेह करने की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा के कंपैरिजन में अगर हम अन्य विपक्षी दलों को की तैयारियों को देखें तो वो कहीं ना कहीं कमतर नजर आती है। हालांकि अब इसका परिणाम क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो चुनाव के को फतेह करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तैयारियों में कहीं ना कहीं भाजपा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकार से लेकर संगठन तक के कार्यों को पूरा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी फरियाद को जानने के साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जनता के दिलों में जगह बनाई है, ऐसे में भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये एहसास है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही पुनः उनको जीत मिलेगी। और यही वजह है कि भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो संगठन के भी कई जो कार्यक्रम हैं, पार्टी स्तर के भी जो कार्यक्रम हैं, उसमें भी प्रमुखता से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही जिम्मेदारियां दी जा रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पूरी ताकत के साथ जो संगठन के कार्य हैं उसको निपटाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अभियान है उसको भी लगातार संचालन करने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है गरिमा की भाजपा के लिए उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका सीएम पुष्कर सिंह धामी निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित। अधिक जानकारी के लिए तो दोपहर 3:30 बजे के लगभग सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और साथ ही देहरादून में सीएम धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। आज सचिवालय जाएंगे और शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 11:30 बजे के लगभग सचिवालय पहुंचने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर, जहां पर सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और दोपहर 3:30 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 11:30 बजे के लगभग सचिवालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सचिवालय में भी शासकीय कार्यों को पूरा किए जाने की ही बात सामने आई है। दोपहर 3:30 बजे कैंप कार्यालय जाएंगे। और इस बार अगर मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई और बारिश जारी रही तो लक्सर व खानपुर के किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही लक्सर व खानपुर विधानसभा के दर्जनों गांवों पर एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जिससे ग्रामीणों व किसानों को काफी नुकसान भी हो सकता है। इसकी वजह है लक्सर बालावाली गंगा नदी का लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा टूटा तटबंध। ग्रामीण बताते हैं कि जब भी तेज बरसात व गंगा नदी उफान पर आती है तभी टूटे तटबंध के रास्ते किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। गंगा नदी का जलस्तर किसी भी समय टूटे तटबंध ने रास्ते नजदीकी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है, जिससे उत्तराखंड के दर्जनों गांवों के साथ ही उत्तर प्रदेश का रामसहवाला गांव को भी गंगा नदी अपनी जद में ले लेती है। से ये मांग भी बनता है तो यो बनवा रहा सरकार ना, ये बंदा टूट गया, लोग इतने जनता परेशान होते हैं, पानी अब ढेर जाते। कितनी आती है? कम से कम बिना तो हजार बीघे तो शायद होगी लगभग। कुछ नहीं होता है, यहाँ से ठोकर आओ, ये एक हर साल बंदो ठोकर ये गिर जा। बरसात का मौसम सिर पर है क्योंकि हम मौजूद हैं बालावाली गंगा नदी तटबंध के पास में और तटबंध पर हम मौजूद हैं। ये तटबंध जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा तटबंध है जो क्षतिग्रस्त यानी टूटा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के लगभग 40 से अधिक गांव प्रभावित होते हैं और हजारों बीघा किसानों की जो कृषि भूमि है वो यानी कि बाढ़ की जद में आती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाए, जो फसल है वो तटबंध के बिल्कुल निकट यहाँ की लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सिंचाई विभाग और प्रशासन दावे करता है कि हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले यहाँ
मरम्मत का कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ इस बार कोई मरम्मत का कार्य जो है नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बरसात का मौसम है वो सिर पर है, और बरसात यदि प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा होती है और जो बाढ़ से यानी कि जो इलाके हैं, 40 से अधिक जो ऐसे गांव हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड इस सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का एक राम साहेब गांव है, जो हर वर्ष जो है बाढ़ की जद में आता है, जिससे जो है जो वहां के ग्रामीण हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक गंगा नदी सूखी पड़ी है, और इस सूखी नदी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ मरम्मत का कार्य किया जा सकता था, इस तटबंध को का जो कार्य है वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा कोई। और कालूसिद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रही हैं। भक्तों ने कालूसिद्ध बाबा के दर्शन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, और मंदिर के पुजारी ने बताया कि विष्णु भगवान की अवतार भगवान दत्तात्रेय ने 84 शिष्य बनाए, और 4 शिष्यों में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माड़ू सिद्ध और मानक सिद्ध उत्तराखंड में हैं। हर साल मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, और श्रद्धालु सुबह पूजा का अनुष्ठान होने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय हो मां भगवती, जय हो। बढ़िए, आगे बढ़िए। शांति, जय हो मां शांति। आज के प्रोग्राम में बाबा के जय हो। जय हो मां भगवती, जय हो। बढ़िए, आगे बढ़िए। शांति, जय हो मां शांति। दत्तात्रेय का नाम सुना है, विष्णु भगवान जी के अवतार हुए हैं। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में हैं। कालू सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध बाबा, मानक सिद्ध बाबा, माड़ू सिद्ध बाबा। हर साल जून के दूसरे रविवार को श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी के प्रांगण में वार्षिक भंडारा या वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर राज्य के लोग यहाँ पर बाबा श्री कालू सिद्ध बाबा जी पर माथा टेकने आते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया है, और कालू सिद्ध भगवान का यहाँ पर हम वार्षिक रूप से हर बार यहाँ पर मान्यता है, और उसके कारण यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान होता है। और आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से जन समूह, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के हितों के लिए अपने 84 शिष्यों के निर्माण किया था। उनमें से 4 सिद्ध अपने देहरादून में हैं, इन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता है। और उन 4 सिद्धों में से एक अपने कालू सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध भी हैं, माणु सिद्ध, माणक सिद्ध हैं, और एक कालू सिद्ध बाबा हमारे कालू वाला के क्षेत्रपाल, जो यहाँ के मान्यता है यहाँ के लोगों की, और इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। टैक्सी यूनियन ने एकजुट होकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी यूनियनों की सर्वसम्मति से जिला महासंघ की यूनियन का गठन हुआ। भरत भूषण को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने बाहर से आने वाले चालकों के लाइसेंस जांच के साथ ही कुमाऊं के टैक्सी चालकों का सत्यापन करने की मांग की। उन्होंने नैनीताल में टैक्सी चालकों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया और कहा कि नैनीताल में लोकल वाहनों को तरजीह नहीं दी जा रही। बाहर की टैक्सियां बिना रोक टोक के अंदर चली जाती हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि टैक्सी चालकों के शोषण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। संघ टैक्सी यूनियन जिला नैनीताल का गठन किया गया है कि इससे सभी हमारी यूनियन एकत्रित होकर एक और काम करेंगी, जिसमें कि टैक्सी चालकों को बहुत बिल्कुल निम्न नीचे स्तर पे देखा जा रहा है। सभी जगह की हर ज़िले की गाड़ी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो नैनीताल का मेन नैनीताल है ज़िला, उसमें नैनीताल में प्रवेश कर रही हैं। चाहे वो पंजाब की गाड़ियाँ हो, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो, केवल बैन है तो खाली हमारी उत्तराखंड की गाड़ियाँ। आज के दिन में सरकार कहती है हम सत्यापन करा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, किसी ड्राइवर का सत्यापन नहीं है। और बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, और ना सरकार उनको देखती है ना वो करती है। ये कहाँ से आए हैं, इनका कम से कम वो करना, ब्यूरो लेना चाहिए सरकार को, या हमसे कहें
मैं काठगोदाम टैक्सी यूनियन से बोल रहा हूँ कि ये इनका सत्यापन कराया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गाड़ियों का सत्यापन है, जो हमारी बाहरी राज्यों से गाड़ियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश है कि उनको चेक किया जाए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए तो हिल इंडोर्समेंट एक लाइसेंस में मोहर लगती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे दिल्ली हरियाणा से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए कोई प्रोसीजर प्रशासन फॉलो नहीं करता है, ना उनके कभी लाइसेंस की चेकिंग हुई है आज तक, ना कुछ हुआ है। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को धर दबोचा है। आरोपी अभी तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं और गिरोह के 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरोह के सदस्य इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस देने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। दिल्ली में कॉल सेंटर की आड़ में साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ में 5 अन्य नाम और प्रकाश में आए हैं। आरोपी के पास से पुलिस, मोबाइल, सिम, ATM कार्ड बरामद हुए हैं। SSP ने बताया कि पंतनगर थाने में खीम सिंह मेहता निवासी शांतिपुरी ने तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फोन कर इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने का लालच दिया था। साइबर ठगों के झांसे में आकर करीब 6,63,000 रुपए की चपत लगी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी और मामले के खुलासे और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया। मामले में 5 आरोपी अर्सी खान, मनोज, राहुल, प्रवेश चौहान और चंदन कुमार झा फरार हैं। गिरफ्तार के लिए टीम दबिश दे रही है। वो कॉलिंग करना है और कॉलिंग करके लोगों को तो ये जब आया जानकारी क्राइम का गैंग का सरगना हमें मिल गई। कई सारे इसके पास इक्विपमेंट से, बड़े-बड़े EP फैक्स मशीन से, डेटाबेस है, आपका पीछे एक ही है क्या? हाँ, एक ही। इसमें 105/23 मुकदमा लिख दिया था विभिन्न धाराओं में। गिरफ्तार हुए थे हमारा विजय, लोकेश और राहुल लोग। तो जो ऑनलाइन मतलब जो इनको कॉल डिटेल्स के अधीन करके इनको लगाया गया वादी को करते हैं और उनका दिन भर का काम यही रहता है कि वो कॉलिंग करना है। द्वारा एक हमें तहरीर देते हैं कि 6.5 लाख रुपए का ठगी हुई है उसके साथ, इंश्योरेंस को बढ़ाना और एक्सटेंड करने के नाम पे, तो बोनस के नाम पे। तो उसको हमने व्यवस्थित रूप से इन्वेस्टिगेट किया। तो जिन सिम द्वारा, जिन कॉलर्स द्वारा इनको फ़ोन करके लुभाया गया, उनको तो 5 जून को पकड़ के हमने जेल भेज दिया था। वो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। उनकी पूछताछ में हैरान करने वाली चीज़ें आ गई कि इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है जो दिल्ली में नजफगढ़ में बड़ा से कॉल सेंटर संभालते हैं। उस कॉल सेंटर में ऐसा कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं ये लोग और इनको शेयरिंग मिलता है। तो ये सब हैरतन करने वाली चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने बड़ी टीम बना के फिर से भेजा। तो जब फिर से भेजा तो वहाँ पे नजफगढ़ में ये जो कॉल सेंटर चलाता था, ये सरगना पे भी हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है सलीम। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लक्सर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों के द्वारा NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंची और लक्सर रोड के तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों ने यात्रा का अभिनंदन किया। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रुड़की पर पहुंची। इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया है। पेंशन बहाली के लिए हमारे पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, उन्होंने अपने करकमलों से ये रथ यात्रा शुरू करी है, निजीकरण छोड़ो भारत यात्रा, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। और इसके क्रम में इन्होंने बिहार से जो यात्रा शुरू करी है वो उत्तराखंड से होते हुए कश्मीर तक होगी। और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बहुत ही त्वरित आंदोलन है जिसमें सभी के सब लक्ष्यबद्ध होकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हो। NMOPS के बैनर तले ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बैनर तले जो NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है
उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी दो दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। और कच्चा हाईवे स्थित फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग पेंट की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सीएफओ वंश बहादुर ने बताया कि 3 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से हुए नुकसान का आकलन और आग लगने के कारण पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। जानकारों ने बताया कि शांति कॉलोनी निवासी इकरार की भूत बंगला में कल्याणी नदी के पास हाईवे के किनारे फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग की दुकान है। सुबह करीब 11:30 बजे के लगभग अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ये फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर प्लस हार्डवेयर की जो है, इसमें अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता है और आग का कारण भी अभी नहीं पता चल पाया किस कारण है। अभी जो है आग बुझवा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कारण है। ये फर्नीचर और हार्डवेयर है जो। लक्सर के कंकर खाता उर्फ रसूलपुर गांव में 2 ग्रामीणों के झोपड़ी नुमा मकान में रहस्यमय परिस्थिति में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई, जिसने घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और मौके पर आए ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनके घर में रखे लाखों रुपए के कीमती सामान का नुकसान हुआ है। लक्सर विकासखंड के रसूलपुर गांव के पूर्व प्रधान ने बताया कि पीड़ितों के घर की माली हालत ठीक न होने के चलते उन्हीं मकानों में रहकर ही अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आग लगी, अपन जो पड़े सो रहे थे, बच्चे भी थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगते थे, बच्चे भी निकाल रहे, जो भी पैसा डला आटा वाटा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बच गए? हाँ जी, आदमी और सामान सब जल गया। आपने किसी अधिकारी को? ये यहाँ पर जो है ना, आप सत्य कह रहे हैं, 2 घर तो कुछ हुए हैं अज्ञात कारणों से, कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और इनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। ये घर पर मौके पर नहीं थे, एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहां लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं इसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी
इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा में करके आ रहा हूं, और हम ऐसी नजीर स्थापित करेंगे कि। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।